अगर आप वॉरेन बफेट की तरह स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कंपनी को टेक्निकली एनालाइज करने से ज्यादा आप फंडामेंटली एनालाइज करने को प्रायोरिटी देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज आप ये जानना सीखेंगे कि जिस कंपनी के शेयर्स आपने डिविडेंड इनकम के लिए होल्ड करके रखे हैं, क्या आपको यकीन है कंपनी इस साल अपनी देनदारी यानी लायबिलिटीज चुकाने के बाद आपको डिविडेंड पे करेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है इस साल कंपनी के ऊपर देनदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई हो और आपको डिविडेंड बिल्कुल भी ना मिले या बहुत कम मिले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अफाक फ्रॉम PS6 बाइट्स। दोस्तों, लायबिलिटी का आसान उर्दू में मतलब होता है वो पैसे जो कंपनी को किसी के चुकाने होते हैं या जो कंपनी ने कर्ज देना होता है। करंट लायबिलिटीज वो वाली लायबिलिटीज होती है जो कंपनी ने एक माली साल के अंदर अंदर देनी होती है, यानी अगली एनुअल रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले चुकानी होती है। आज हम इन्हीं लायबिलिटीज के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं विद एग्जांपल। दोस्तों, बैलेंस शीट को समझने के लिए हमने पिछली वीडियोस में हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड की एनुअल रिपोर्ट का इंतखाब किया था। आज भी बैलेंस शीट एनालिसिस की सीरीज की आखिरी वीडियो में हम लायबिलिटीज को समझने के लिए हेस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड को चूज करेंगे। हेस्कोल या किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की बैलेंस शीट कहां से डाउनलोड होगी, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए सीधा हेस्कोल की बैलेंस शीट पे जाते हैं और करंट लायबिलिटीज के बारे में समझते हैं। हेस्कोल कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में करंट लायबिलिटीज वाले हेड के अंडर सबसे पहले ट्रेड एंड अदर पेएबल्स का सब हेड देखने को मिलता है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हेड के अंडर अराउंड 40 अरब की अमाउंट लिखी हुई है। ये वो वाले पैसे होते हैं जो कंपनी को किसी के चुकाने होते हैं। ये पैसे टैक्स वगैरह की मद में भी हो सकते हैं, कस्टम ड्यूटी वगैरह की मद में भी हो सकते हैं, बिल्स की पेमेंट भी हो सकती है, रेंट भी हो सकता है और गवर्नमेंट लेवीज या किसी किस्म का जुर्माना वगैरह भी हो सकता है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के अगर हम नोट नंबर 27 को एक्सप्लोर करके देखें तो हमें डिटेल से पता चलेगा कि अराउंड 40 अरब की पेमेंट कंपनी को कितनी टैक्स की मद में देनी है, कितनी बिल्स की पेमेंट करनी है, कितना कस्टम ड्यूटीज एंड लेवी मींस जुर्माना वगैरह देना है। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स के नोट्स वाले सेक्शन में सबसे पहले मेंशन है अराउंड 20 अरब की पेमेंट कंपनी को ट्रेड क्रेडिटर्स को देनी है। अगर कोई कंपनी कुछ टाइम के लिए अपने सप्लायर से माल उधार पे लेती है उसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। देखो, अगर किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट अर्जेंटली किसी को डिलीवर करना है और कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जो रॉ मटेरियल दरकार है उसको परचेज करने के लिए पैसे भी ना हो, तो इस सिचुएशन में कंपनी अपने सप्लायर से फिलहाल के लिए रॉ मटेरियल क्रेडिट पे मंगवा लेती है। उमूमन कंपनीज 1, 2 या 3 महीने तक अपने सप्लायर से माल क्रेडिट पे लेती है। ट्रेड क्रेडिट इज गुड फॉर दोज बिजनेसेस जिसमें डेली बेसिस पे हेवी वॉल्यूम के साथ सेल होती हो। ट्रेड क्रेडिट की खूबसूरती आपको ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस मॉडल में सबसे ज्यादा नजर आएगी। जैसे इम्तियाज सुपरमार्केट्स हैं, उनको ट्रेड क्रेडिट का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूं। इम्तियाज सुपरमार्केट्स वाले अपने सप्लायर से 1 लाख का कुकिंग ऑयल 3 मंथ के लिए क्रेडिट पे मंगवाते हैं और विद इन 3 मंथ उनका पूरा माल 1,20,000 में सेल हो जाता है। अब इम्तियाज वालों को अपने सप्लायर को 1 लाख की लायबिलिटी पे करने के बाद भी 20,000 का प्रॉफिट ऑन जीरो इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। देखो, अगर इम्तियाज सुपरमार्केट्स कुकिंग ऑयल परचेज करने के लिए 1 लाख का लोन लेती तो उन्हें अपने प्रॉफिट में से लोन के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता। नेक्स्ट है पेएबल टू कार्टेज कॉन्ट्रैक्टर्स। ये पेमेंट कंपनी को उन ठेकेदारों को करनी है जिनसे कंपनी ने अपना सामान बंदरगाह से लेकर गोदाम तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली थी। नेक्स्ट है एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स। ये वो एडवांस में ली गई अमाउंट है जो कंपनी ने पेट्रोल या दीगर प्रोडक्ट्स डिलीवर करने से पहले ही कस्टमर से एडवांस में ली थी और अभी लगभग 1 अरब 42 करोड़ समथिंग की अमाउंट का सामान कंपनी को इसी साल अपने कस्टमर्स को डिलीवर करना है। नेक्स्ट है सेल्स टैक्स पेएबल। ये वो अमाउंट है जो कंपनी को सेल्स टैक्स की मद में गवर्नमेंट को चुकानी है। नेक्स्ट है अक्रूड लायबिलिटी। अक्रूड लायबिलिटी वो वाली लायबिलिटी होती है जिनका बेनिफिट कंपनी ने एडवांस में ले लिया हो और उसकी पेमेंट अभी तक ना की हो। जैसे हम घर वगैरह बनवाते हैं तो उमूमन हम डेली वेजेस में मजदूर ले आते हैं जिनसे हम पूरा दिन पहले एडवांस में काम लेते हैं और शाम को या जब उनकी दिहाड़ी का टाइम खत्म होता है तो उन्हें हम पेमेंट करते हैं। इसे अक्रूड वेजेस कहा जाता है जो कि अक्रूड लायबिलिटी का ही एक किस्म है। नेक्स्ट है अदर लायबिलिटीज। वो लायबिलिटीज जिनका कोई मखसूस हेड ना हो और ऊपर किसी भी पेएबल हेड के अंडर ना आ सकी हो उसे अदर लायबिलिटीज में इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है अनक्लेम्ड डिविडेंड्स। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स वो वाले डिविडेंड की अमाउंट होती है जो कंपनी ने इशू कर दी होती है लेकिन शेयर होल्डर्स ने अभी तक डिविडेंड की अमाउंट क्लेम नहीं की होती। अगर कोई भी शेयर होल्डर अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करता तो वो बैलेंस शीट पे अनक्लेम्ड डिविडेंड हेड के अंडर एज अ लायबिलिटी लिखी जाती है। एक बात का खास ख्याल रखें,
अनक्लेम डिविडेंड और अनपेड डिविडेंड दोनों अलग अलग होते हैं। जो डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया हो और शेयर होल्डर को इशू भी किया हो, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने अपनी डिविडेंड की अमाउंट क्लेम नहीं की तो वो अनक्लेम डिविडेंड कही जाएगी। लेकिन जो डिविडेंड की अमाउंट कंपनी ने अनाउंस की और इशू नहीं की तो वो अमाउंट अनपेड डिविडेंड कही जाएगी। नेक्स्ट है टैक्सेशन नेट। कंपनी को जितने भी किस्म के टैक्सेस मिल मिला के इसी साल गवर्नमेंट को पे करने हैं वो सब टैक्सेशन नेट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। वो उधार की रकम जो विद इन फाइनेंशियल ईयर पे करनी हो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हेड के अंडर आती है। हेस्कोल कंपनी को लगभग 26 अरब का कर्जा इसी फाइनेंशियल ईयर कन्वेंशनल बैंक्स को पे करना है और 6 अरब समथिंग की अमाउंट का कर्जा इस्लामिक बैंक्स को भी पे करना है। और बिल्कुल लास्ट में है करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब है जो लायबिलिटीज कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए उठाई हुई है उसकी जो कुछ पेमेंट कंपनी को इसी साल पे करनी है वो करंट पोर्शन ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज हेड के अंडर आती है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अगर कंपनी 60 लाख का लोन लेती है जो उसको अगले 5 सालों में अदा करना है तो 48 लाख नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे और 12 लाख रुपए करंट लायबिलिटीज में लिखे जाएंगे। तो ये जो करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है ये वो पैसे हैं जो कंपनी ने इस साल अदा करने हैं और बाकी के 1 साल के बाद अदा करेगी। हमारे साथ फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी अगली फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें।